नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के टॉप 30 क्वेश्चंस हम देखेंगे। ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में है और ये अगर इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों बच्चे देख रहे हैं तो दोनों के लिए ये वीडियो है। भले लिखा हुआ हिंदी में है लेकिन पूरे टर्मिनोलॉजीज मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करते चलूँगा, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को इसमें कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक, तो 30 क्वेश्चन और साथ ही साथ उसके एक्सप्लेनेशन भी रहेंगे। तो एक्सप्लेनेशन के वजह से वो 30 क्वेश्चन ना हो के समझ लो 100 क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, 100 फैक्ट्स देख रहे हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स। और ये टॉप के क्वेश्चंस हैं, आप थ्योरी पढ़े हो ना पढ़े हो डायरेक्ट इसको भी देखेंगे आपको बने लगेगा। और साथ ही साथ थ्योरी पढ़ लिए तो और अच्छी बात है, क्योंकि इसमें मैं खैर पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा और ये डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। किसको बोला जाता है? एडम स्मिथ। तो अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है पूछा है तो एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र के जनक या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये एडम स्मिथ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला पॉइंट, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। दूसरा, फादर ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। ठीक है, पूंजीवाद के भी पिता या जनक बोल सकते हो। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म पूंजीवाद के पिता या उसके जनक। ठीक, कहाँ के थे ये व्यक्ति? तो ये जो एडम स्मिथ थे एक स्कॉटिश, मतलब स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और फिलोसोफर थे। अब ये लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। फिलोसोफर, दर्शन शास्त्री, फिलोसोफर भी थे। कहाँ के? स्कॉटिश, स्कॉटलैंड। ठीक है, कौन? एडम स्मिथ। अब इनकी 2 किताबें हैं, उनको आप याद रखना, बुक्स, और ये इंग्लिश में याद रखना, 2 किताबें। तो 2 किताबों का नाम और ईयर मैं बता रहा हूँ। 1759 में इन्होंने लिखा था द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। 1759 में क्या लिखा? द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। सर हिंदी में बता दो। अरे वो हिंदी में थोड़ी लिखेगा, वो इंग्लिश में लिखा होगा, ऐसे याद रखना इसको, द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। ठीक है, दूसरी किताब 1776 में इन्होंने लिखी। अब नाम आप वेल्थ ऑफ नेशन करके जानते होंगे, लेकिन पूरा नाम क्या था? पूरा नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे वेल्थ ऑफ नेशन। अब पूछा भी यही आता, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक, किसने लिखा है? एडम स्मिथ। तो देखो ये एक क्वेश्चन आया, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, लेकिन उसके बारे में हमने कितनी जानकारी देख ली। ठीक है, तो ये पूरी सीरीज ऐसी चलेगी। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, अभी हाल फिलहाल में हॉस्टल वार्डन के एग्जाम्स या सीजी बाबू कुछ ना कुछ एग्जाम कंडक्ट कराते रहता है, तो उसके लिए हमारे एप्लीकेशन में पहले से कोर्सेज रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेंगे अवेलेबल। हॉस्टल वार्डन का कोर्स भी है, सीजी बाबू का कोर्स भी है। तो आपको करना क्या है? योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे? योगेंद्र साहू क्लासेस। योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ जाके आप स्टोर में कोर्स परचेज कर सकते हो। तो व्यापम की तैयारी एकदम परफेक्ट हो जाएगी आपकी। मैंने अपना पूरा अनुभव, जितना एग्जाम में पूछा जाता है, थ्योरी पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, जो पॉइंट जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं वो सारे फैक्ट्स उसमें समाहित किए गए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या होगा नहीं। ठीक है, तो मैंने पूरा अनुभव उसमें डाला हुआ है। क्लियर? तो इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ, अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन
अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो टाइप के इकोनॉमिक्स मिलेंगे। किस स्तर पर हम इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम को देख रहे हैं, किस स्तर पर, किस लेवल पर, उस आधार पे दो वर्गीकरण किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर इकोनॉमी की परेशानियों को, इकोनॉमी की समस्याओं को हम एक इंडिविजुअल के स्तर पर सोचते हैं, आप हो गया, मैं हो गया, सब ऐसे एक एक व्यक्ति के स्तर पर सोचते हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है। ठीक है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसका एक उदाहरण दूं तो सपोज ये पेन है, पेन का प्राइस बढ़ गया, इसका पेन का प्राइस 10 रुपये था, ये 10 की जगह 15 रुपये हो गया। अब इस प्राइस के बढ़ने के वजह से एक इंडिविजुअल कैसे रिएक्ट करेगा, उसका डिमांड रहेगा पेन के लिए कि नहीं, ये सब प्रॉब्लम किसके अंतर्गत काउंट होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जस्ट इसके विपरीत है, बड़े स्तर पर देखें, पूरा एज ए नेशन को लेकर चलें, नेशन के प्रॉब्लम को डील करें, बड़े स्तर पर कोई प्रॉब्लम को डील करें, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। बस इतना सी बात याद रखना आपको, ठीक है। भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना किसके द्वारा बनाया जाता था? है नहीं था, अब योजना आयोग नहीं है, अब क्या है, नीति आयोग है। तो भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना किसके द्वारा बनाया जाता था? पूछा जाए तो राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सर ये आउटडेटेड हो गया, फिर भी अरे पूछा जाता है, अभी भी आउटडेटेड हो गया, फिर भी नीति आयोग जरूर आ गया है, लेकिन फिर भी इसको पूछा जाता है। तो क्या हुआ देखो, 1947 से लेके 2017 तक देश की इकोनॉमी प्लानिंग पे काम करती थी, और इसी के लिए एक आयोग बनाया गया आगे चल के, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। ठीक है, तो टोटल ऐसे 12 पंचवर्षीय योजना चले हैं। कितने पंचवर्षीय योजना चले? 12, 12 5 ईयर प्लान, 12 पंचवर्षीय योजना चला हुआ है। जिसमें पहला पंचवर्षीय योजना क्या था, कहाँ से कहाँ तक था? 1951 से लेके 56 तक, 1951 से लेके 1956 तक, 1951 टू 1956 फर्स्ट 5 ईयर प्लान। क्लियर? चलिए, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अंग्रेजी माध्यम वाले आर्थिक सर्वेक्षण मतलब इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या है? इकोनॉमिक सर्वे एक एनुअल स्टेटमेंट है, समझ लो, एक फाइल है, डॉक्यूमेंट है, एनुअल स्टेटमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है। तो किसके द्वारा उसको रिलीज किया जाता है? वित्त मंत्रालय द्वारा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अंतर्गत आए। क्लियर? समझ आई बात? 4 क्वेश्चन देंगे। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ। किसने बोला अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। किसने बोला? एडम स्मिथ ने। साइंस ऑफ मनी किसने बोला? एडम स्मिथ ने। क्लियर? 5 क्वेश्चन यही देख लिए, लेकिन 5 के पीछे 25 पॉइंट्स भी हम लोग पढ़ चुके होंगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो नाबार्ड का तो फुल फॉर्म जान लो पहले, नेशनल एग्रीकल्चरल एंड रूरल बैंक, एक छूट गया वर्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कौन से पंचवर्षीय योजना में हुई बोल रहे हैं? 6th 5 ईयर प्लान में। कौन से पंचवर्षीय योजना में? 6th 5 ईयर प्लान में। तो इसका गठन ही देख लेते हैं। इसका गठन हुआ था 12 जुलाई 1982 को, 12th ऑफ जुलाई 1982। किसका? नाबार्ड का। सर क्या काम रहता है? इसके नाम में ही छुपा, इसका काम नाम में ही छुपा हुआ है। नेशनल बैंक फॉर किसके लिए? एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए। ठीक है, तो किसके लिए काम करेंगे? कृषि और ग्रामीण विकास के लिए। तो याद रखना, सिंपल सा पॉइंट। ठीक है, तो कब बना नाबार्ड? तो 12 जुलाई 1982। कब बना? 12 जुलाई 1982। अब इसका अगर पूछा जाए हेडक्वार्टर आपका, मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसका ओनर कौन होता है? तो इसका ओनर भी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नाबार्ड का ओनर।
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इज डन बाय CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो नेशनल इनकम की गणना किसके द्वारा की जाती है? CSO द्वारा। किसके द्वारा? CSO द्वारा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। एक व्यष्टि था, एक समष्टि है। समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो पढ़े थे। ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जॉन मेनार्ड किन्स को। किसको? जॉन मेनार्ड किन्स को। क्लियर, ठीक, ध्यान रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? विकासशील अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी। तो देखो कैटेगरी वाइज, जैसे हम लोग लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, इस तरीके से आर्थिक आधार पे हम वर्गीकरण कर देते हैं किसी परिवारों को, किसी के लोग को, कि भाई ये इतना कमाता है तो लोअर क्लास, ये इतना कमाता है तो मिडिल क्लास फैमिली, ये इतना कमाता है अपर क्लास, रिच क्लास, ऐसे वर्गीकरण करते हैं। बस वैसे ही एक देश को भी वैसे वर्गीकृत किया जाता है। किस आधार पे सर? तो इसका आधार होता है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इंडस्ट्रियल बेस कैसा है। तो जिसका इंडस्ट्रियल बेस या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने क्या इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, सर्विस सेक्टर सब अच्छे हैं कि नहीं है, तो इंडस्ट्रियल बेस और HDI सर क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। तो जिसका HDI और जिसका इंडस्ट्रियल बेस दूसरे देशों की तुलना में कम है, तो वो क्या हो जाता है? डेवलपिंग इकोनॉमी। मतलब उसकी इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है वो डेवलपिंग स्टेज पे है, ग्रोइंग स्टेज पे है, पहले से ग्रोथ नहीं है, पहले से डेवलप्ड नहीं है। तो दूसरे देश की तुलना में अगर कम है तो क्या बोला जाएगा उसको? डेवलपिंग इकोनॉमी। कोई एकदम फिक्स्ड पैमाना नहीं है कि इतना रुपए कमाएगा, इतना उसका GDP होगा तो ये डेवलप्ड होगा और ये डेवलपिंग होगा और ये अंडर डेवलप्ड होगा, ऐसा कोई फिक्स्ड पैमाना नहीं है। बस एक तुलनात्मक व्याख्या है, समझ लो। ठीक है, डेवलपिंग, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड। और इंडस्ट्रियल बेस और HDI बहुत ही ज़्यादा कम है किसी देश का, अंडर डेवलप्ड। और ठीक ठाक है HDI वगैरह सब ठीक ठाक है तो डेवलप्ड कंट्री में आ जाएगा। तो इंडिया की इकोनॉमी कैसा है पूछा जाए तो क्या बताओगे? डेवलपिंग इकोनॉमी। क्लियर। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की, इंडियन इकोनॉमी की क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो कृषि की प्रधानता, सुप्रीमेसी ऑफ एग्रीकल्चर, सुप्रीमेसी ऑफ एग्रीकल्चर। प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय, पर कैपिटल इनकम कम है, PCI पर कैपिटल इनकम कम है। और बढ़ती बेरोजगारी, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? इंडियन इकोनॉमी के। समझिए बात। कृषि की प्रधानता, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है अपनी आजीविका को लेकर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि के ऊपर डिपेंड हैं। प्रति व्यक्ति आय जो है, पर कैपिटल इनकम, वो एकदम कम है लोगों का। नहीं सर, देश में तो बहुत अमीर अमीर लोग हैं, अंबानी है, अडानी है। अरे अंबानी अडानी ही है, बाकी लोग नहीं। ठीक है। तथा बढ़ती बेरोजगारी, अब ये तो प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकते हो, जो पढ़ रहे हैं मतलब अभी वो बेरोजगार की श्रेणी में ही है, कि पढ़ के सर लगा ले कुछ, तो सब बेरोजगारी की स्थिति है। आप हो, मैं हूँ, सब बेरोजगार है अभी, तो बढ़ती बेरोजगारी। क्लियर। तो टोटल 10 क्वेश्चन हुआ। इसका फीडबैक जरूर देना, ये एप्लीकेशन में भी डलेगा, जो बच्चे कोर्स परचेस किए हुए हैं उनको भी ये प्रोवाइड होगा इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के अंतर्गत। और यूट्यूब पे भी जो देख रहे हैं इसकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो मैं ऐसे वीडियोस, हालांकि बहुत साल तो नहीं बोलेंगे, बहुत महीनों बाद मैं यूट्यूब पे एक्टिव हो रहा हूँ, वापस वीडियोस ला रहा हूँ, लेटेस्ट आ रहा हूँ। तो अगर अच्छी लगे तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवें, ताकि इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री सभी से रिलेटेड ऐसे इंपॉर्टेंट MCQs लाएं जो एग्जाम में आने लायक हो। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी? तो जॉन मेनार्ड किन्स। अभी जो ऊपर देखे ना, जॉन मेनार्ड किन्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक अलग शाखा के रूप में स्टार्ट किए, वही जॉन मेनार्ड किन्स। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। तीन टाइप की इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूंजीवादी, सोशलिस्ट इकोनॉमी समाजवादी, और मिक्स्ड इकोनॉमी मिश्रित। तो ये तीन प्रकार की इकोनॉमी, तो सभी के अलग अलग मास्टर हैं। जैसे एडम स्मिथ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मास्टर, कार्ल मार्क्स सोशलिस्ट वाले के मास्टर, और मिक्स वाले के कौन हो गए अपने? जॉन मेनार्ड किन्स। कौन? जॉन मेनार्ड किन्स।
तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद मतलब जो पूंजीवादी है वो उनको बढ़ावा मिलता है, रिसोर्सेज ज़्यादातर पूंजीवादियों के हाथ में रहते हैं। समाजवादी में ठीक उसके विपरीत होता है, सरकार का नियंत्रण ज़्यादा रहता है। और मिश्रित में दोनों मिला के चलते हैं, ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी, तो नेशनल इनकम में ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं। नेशनल इनकम के अंतर्गत ये पढ़ा जाता है क्लोज्ड इकोनॉमी। मेरे ख्याल से इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था, ये क्या होता है सर? तो इसका मतलब आयात निर्यात में कोई गतिविधियां ना होना, नो एक्सपोर्ट नो इंपोर्ट। तो एक ऐसा देश जिसने डिसाइड कर लिया कि नहीं भैया हमारे यहाँ से ना सामान बाहर जाएगा ना आएगा, ना कोई इंपोर्ट होगा ना कोई एक्सपोर्ट होगा, तो उस टाइप की इकोनॉमी को क्या बोला जाता है? क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड, बंद कर दिए गए हैं अपनी अर्थव्यवस्था को, ना अंदर से बाहर ना बाहर से अंदर। एक गाना ना, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो? क्या हो? बंद अर्थव्यवस्था हो, ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? पंचम क्षेत्र, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर सुने हो नहीं, वैसी एक फिफ्थ सेक्टर भी होता है। कौन सा सेक्टर होता है? फिफ्थ सेक्टर। उस फिफ्थ सेक्टर का नाम है, फिफ्थ सेक्टर का नाम है कि स्पेलिंग देखने के लिए मेरे को देखना पड़ता है, ठीक। अब कई बच्चे बोलते हैं सर स्पेलिंग, एक तो राइटिंग ठीक ठाक नहीं है, ऊपर से स्पेलिंग भी ऐसे लिख देते हो समझ नहीं आता। तो इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि मेरे को आता नहीं है, तो ऐसे लिख देता हूँ स्पेलिंग, बट बता रहा हूँ आपको देख के। क्वीनरी, फिफ्थ सेक्टर, ऑल्सो नोन एज क्वीनरी। तो ये क्वीनरी सेक्टर क्या है? ये एक इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है या इकोनॉमी का पार्ट है बोल रहा हूँ। एक ऐसा सेक्टर है क्वीनरी सेक्टर जहां पे टॉप लेवल डिसीजंस लिए जाते हैं। क्या? टॉप लेवल डिसीजंस लिए जाते हैं, वही बोल रहे हैं। अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले, टॉप लेवल डिसीजन लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। टॉप डिसीजन लेने वाले संस्थान, इंस्टीट्यूशंस। अब इसमें कौन कौन आ जाते हैं? एक इंडियन लेजिस्लेचर भी आ जाता है, लेजिस्लेशन भी आ जाता है, जो कोई लॉ पास कर रही है वो भी आ जाएगा। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के जो ओनर्स हैं वो भी इसी में आ जाएंगे, ठीक है। वो पूरे कमर्शियल सेक्टर के ओनर इसके अंतर्गत आते हैं, पंचम क्षेत्र के अंतर्गत, जिसको क्वीनरी सेक्टर भी बोला जाता है। समझ आई बात? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? वर्ष 1969 में। 1969 में पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, लेकिन किसके फील्ड में बोल रहा है? इकोनॉमिक्स के फील्ड में। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? अमर्त्य सेन। ये इकोनॉमिक्स थे, अर्थशास्त्री थे। क्या नाम है? अमर्त्य सेन। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटल इनकम, एक निर्धारित स्तर से ऊपर अगर पाई जाती है तो उस टाइप के अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? डेवलप्ड इकोनॉमी। अभी मैं ऊपर बताया, इसको कवर कराया। अहस्तक्षेप के सिद्धांत, लेसेज फेयर का प्रतिपादन किसने किया था? एडम स्मिथ ने। ये तो कोई एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के समर्थक थे, एडम स्मिथ, और उसमें एक लेसेज फेयर का कंसेप्ट है, हस्तक्षेप का सिद्धांत। इसका मतलब होता है कि इकोनॉमी में सरकार का कम से कम हस्तक्षेप, लगभग नो इंटरफेरेंस, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा सरकार, डिसीजन में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। तो कौन डिसीजन लेगा? फिर पूंजीवादी लोग लेंगे, तब इकोनॉमी अच्छा चलेगा। नहीं बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं तो इकोनॉमी अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो ये इसके प्रपोंडर कौन थे? प्रतिपादक मतलब प्रपोंडर कौन थे? एडम स्मिथ। ये वाला छोड़ दो। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है अगर पूछा तो? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वो भारत का प्रधानमंत्री। तो उस क्वेश्चन को ऐसे सुधार कर लिख लेना, भारत का प्रधानमंत्री, कोई भी फिर हो। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? हेरॉड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहला जो पंचवर्षीय योजना चला कब से कब तक चला? 1951 से 56 तक चला। कौन से मॉडल पर आधारित थी? हेरॉड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पे फोकस किया गया? एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस किया, कृषि क्षेत्र में। अंग्रेज थे तो अकाल पे अकाल, अकाल पे अकाल, अकाल पे अकाल, इतना अकाल पड़ा कि एक बार के अकाल में तो बंगाल की 1/3 आबादी साफ हो गई थी। तो सोचो आप गांव में हो, किसी गांव में क्षेत्र में हो, 100 लोगों को देख रहे हो आसपास, और कल आप देखोगे कि 33 लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जो बचे 67 लोग हैं वो दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन बहुत पतले दुबले दिखाई दे रहे हैं, उनकी हड्डियां पसलियां सब एक हो गई हैं। ऐसी स्थिति आ गई थी। तो जब देश आज़ाद हुआ
तो खाने की संकट थी। किसकी संकट थी? खाने की संकट थी। तो प्लान किया गया कि भैया पहले 5 वर्ष हम सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करेंगे? एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करेंगे, इसको ग्रोथ दिलाएंगे, इस सेक्टर में ग्रोथ होना चाहिए। और कौन से मॉडल पर आधारित था वो प्रोजेक्ट? हेरोड डोमर मॉडल पर। तो इसको कैसे याद किया हूँ? इसको सबको याद करने का अलग अलग तरीका है, पंचवर्षीय योजना में मैंने इसको कवर कराया हुआ है। तो जब खेत, अगर आप गांव इमेजिन करोगे तो खेत याद आता है, हरे हरे बड़े फसल लहलाते रहेंगे, बीच में डामर रोड जाया रहता है, तो ऐसी हरा फसल और बीच में डामर रोड, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है कृषि एग्रीकल्चर। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था, गांधीयन इकोनॉमी किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यास के सिद्धांत पर, ट्रस्टीशिप। ठीक है, किस बेस्ड ऑन ट्रस्टीशिप। न्यास के सिद्धांत पर। अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी भी बता देता हूँ ताकि कोई इंग्लिश मीडियम के बच्चों को दिक्कत ना हो। ये ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चंस कर लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। गांधीवादी अर्थव्यवस्था, गांधीयन इकोनॉमी। तो गांधीयन इकोनॉमी, अब गांधी जी के फिलोसफी को समझोगे, आप गांधी जी के विचारधारा को समझोगे तो समझ आ जाएगा गांधीयन इकोनॉमी क्या है। उनका कहना है इकोनॉमी में भी ह्यूमन वैल्यूज़ को बढ़ावा देना चाहिए, सिर्फ पैसे 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 का ग्रोथ नहीं, ह्यूमन वैल्यूज़ को, उनके मॉरल वैल्यूज़ को ग्रोथ, नॉन वायलेंस, ये सब फैक्टर उसमें शामिल कर दिए। ठीक है, गांधीयन इकोनॉमी में। समाजवादी अर्थव्यवस्था, और ये क्या पॉइंट था? सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये किसका जनक पता नहीं, कन्वर्ट नहीं हो पाया इंग्लिश में। समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसका जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स। अभी मैंने ऊपर बताया था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एडम स्मिथ। सोशलिस्ट इकोनॉमी, कार्ल मार्क्स। मिक्स्ड इकोनॉमी, किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स। क्या बोल रहा हूँ, लिख लो भैया। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक अगर पूछा जाए, फादर ऑफ कैपिटल इकोनॉमिक्स या मास्टर ऑफ कैपिटल इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। दूसरा, सोशलिस्ट इकोनॉमी के जनक, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये पूंजीवादी, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसके है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। और मिक्स्ड वाले के कौन है? जॉन मेनार्ड किन्स। किन्स, क्लियर? तीनों लिखो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की उदारीकरण का अग्रदूत, हार्बिंगर ऑफ लिबरलाइजेशन, हार्बिंगर ऑफ लिबरलाइजेशन, उदारीकरण का अग्रदूत, ये इसको पायोनियर ऑफ लिबरलाइजेशन भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब ये कहाँ से आ गए सर, ये एक्स प्राइम मिनिस्टर हमारे। भारतीय अर्थव्यवस्था के, इंडियन इकोनॉमी के उदारीकरण का अग्रदूत, हार्बिंगर ऑफ लिबरलाइजेशन या पायोनियर ऑफ लिबरलाइजेशन, किसको बुलाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। देखो जो 8वां 5 ईयर प्लान आया था ना, 8th 5 ईयर प्लान, 8th 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, इसको मनमोहन प्लान भी बुलाता है। डिजाइन ये मनमोहन सिंह ने किया था, मनमोहन प्लान भी बुलाता है। ठीक है, मनमोहन प्लान भी बुलाता है, 8th 5 ईयर प्लान को मनमोहन प्लान भी बुलाता है। इसमें क्या किए? छूट दिए। लिबरलाइजेशन वाला जो कंसेप्ट आया ना, इसमें बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज थे उसको डी लाइसेंस कर दिया गया। इंपोर्ट टैरिफ हटा दिए, जो सामान आते बाहर से उसमें बहुत सारा टैक्स लगाते थे, तो कहीं ना कहीं बाहरी दुनिया यहाँ व्यापार करने से हिचकेगी ना, बहुत सारा पैसा लगा दोगे, टैक्स लगा दोगे, लाभ कम हो जाएगा, तो उसको टैक्स को कम कर दिए, टैरिफ कम कर दिए। एफडीआई के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजे खोल दिए। ठीक है, तो ये सब 8th 5 ईयर प्लान में हुआ।
किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट सबसे कम रहा? कौन से 5 ईयर प्लान में सबसे कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट रहा? तीसरी पंचवर्षीय योजना में, थर्ड 5 ईयर प्लान में। थर्ड देखो, पहला वाला चला 1951 से 56, दूसरा चला 56 से 61, तीसरा चला 61 से 66, देन 3 साल का गैप था। तो जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, इसी में चाइना के साथ वॉर हुआ, युद्ध हुआ, पाकिस्तान के साथ युद्ध, अकाल, ड्रॉट, सूखा, फेमाइन, इसकी वजह से अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तो सबसे अनसक्सेसफुल अगर रहा कोई पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान, तो वो कौन सा था? थर्ड वाला था। ठीक है, क्लियर। विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? विवाद से विश्वास, ये अंग्रेजी में भी इसको यही नाम है, विवाद से विश्वास स्कीम। विवाद से विश्वास स्कीम किससे संबंधित है? तो विवादित कर राशि के भुगतान करने से। तो जो डिस्प्यूटेड टैक्स था, मतलब कई लोग टैक्स पटाए नहीं, सपोज आप एकदम करोड़पति आदमी हो, 1 करोड़ 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो, आपको कुछ नहीं तो 30 लाख रुपए टैक्स देना चाहिए था। आज आप टैक्स नहीं पटाए, 5 साल बाद पकड़ा है, एक उदाहरण दे रहा हूँ समझना, 5 साल बाद पकड़ा है। अब 5 साल बाद बोलोगे कि नहीं नहीं ठीक है, मैं 30 लाख ही टैक्स देना था ना उस टाइम, ये लो 30 लाख रुपए, मामला सेटलमेंट करो। करना चाहिए क्या इनकम? नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए? अरे 30 लाख तो उस समय देना था, और छुपाए क्यों? ये तो चोरी हुआ, तो इंटरेस्ट नहीं दोगे, और छुपाए चोरी की उसका पेनल्टी नहीं दोगे। तो यही मामला बहुत बड़ा। तो लास्ट में क्या स्कीम निकाला गया कि भाई एक काम करना, जो डिस्प्यूटेड टैक्स है ना, जो 30 लाख रुपए है ना, वही दे दो यार। उसके चलते साला कोर्ट में लफड़ा चल रहा है, लंबा मैटर चल रहा है, कुछ पैसा तो आएगा। तो इंटरेस्ट को माफ कर दिया गया, ब्याज मत देना, ठीक है। 5 साल आप बैंक में रखते 30 लाख रुपए को, तो ब्याज बनता नहीं बनता? तो बस वैसे ही ब्याज देना पड़ेगा। बोलो मत दो ब्याज, 30 लाख रुपए जो था ना टैक्स, उसी को दे दो। पेनल्टी चोरी किया, उसका पेनल्टी क्या? नहीं, वो भी मत दो, 30 लाख रुपए दो तो सही। तो वो क्या था? विवाद से विश्वास योजना। कहाँ है विवाद से विश्वास योजना? किससे संबंधित है? तो जो डिस्प्यूटेड टैक्स था उसके पेमेंट से संबंधित है। ठीक। भारतीय बजट का प्रणेता, फादर ऑफ बजट इन इंडिया, किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को। ठीक है, किसको? जेम्स विल्सन को। भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? व्हेन फर्स्ट बजट वाज प्रेजेंटेड इन इंडिया? 18 फरवरी 1860 को। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करती है? ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर सकते हो। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कौन सा आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करती है? तो आर्टिकल 112, आर्टिकल 112। लेकिन ध्यान रखना, ये संविधान में भी क्वेश्चन पूछाता है, क्या बजट शब्द का उल्लेख संविधान में है? बजट शब्द का उल्लेख क्या संविधान में है? नहीं है। तो सर अभी बोलते हो आर्टिकल 112 में बजट बनाने का अधिकारिता, अभी बोल रहे हो कि बजट, अरे बजट शब्द नहीं लिखा हुआ है, बजट का उल्लेख जरूर है, लेकिन शब्द क्या लिखा हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण, किसमें? 112 में ये वर्ड लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक, क्लियर। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, फुल टाइम पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर पूछा जाए तो वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया? इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट प्रेजेंटेड बाय हुम? आर के षणमुगम शेट्टी। क्या? आर के षणमुगम शेट्टी। भारत में बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है? तो पहले अभी कंफ्यूजन था, 28 फरवरी, 1 फरवरी, 28 फर्स्ट, तो डिक्लेयर किया गया फरवरी महीने के फर्स्ट डे को, फर्स्ट डे ऑफ फरवरी, फर्स्ट डे मतलब 1 फरवरी। ठीक है, क्लियर। तो ये 30 क्वेश्चन कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स जरूर दीजिए जो वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं। बाकी कोर्स वाले तो देते ही हो रेस्पॉन्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।